हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नितेश फिजिक्स क्लासेस को। सो गाइस, ये दो सेकंड पार्ट जो वीडियो आ रही है वो BHU MSc फिजिक्स का सोल्यूशन है जो कि ईयर 2020 का है, जो भी रिसेंटली पेपर हुआ है। जैसा कि पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी 38 प्रॉब्लम तक का सोल्यूशन दे दिया है। ये सारे के सारे मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम है, मेरे पास एग्जैक्ट पेपर नहीं है। जैसा स्टूडेंट का फीडबैक है, जैसा स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा है उसके अकॉर्डिंग ये मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ। तो कुछ क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं। अगर किसी को भी आंसर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सोल्यूशन को दे दूंगा आपको। तो बिना किसी देरी के फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्रीवियस वीडियो जाके देख ले। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 में ऑलरेडी 38 प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए, जैसा कि 38 प्रॉब्लम दे दिया है तो मैं यहां से जो स्टार्ट करने वाला हूं वो मैं लिखने वाला हूं 39, क्योंकि 38 ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, तो 39 में मैं क्या देख रहा हूं कि जो क्वेश्चन आया हुआ था उसमें दिया हुआ था कि अगर कोई जेड पार्टीशन फंक्शन है किसी कैनोनिकल इनसेंबल का, जेड पार्टीशन फंक्शन दिया हुआ था कैनोनिकल इनसेंबल का, और बीटा की वैल्यू दी हुई थी 1/kBt, ये तो पता ही होगा सबको। और इसमें एवरेज एनर्जी का फार्मूला पूछा हुआ था। तो एवरेज एनर्जी इस केस में हो जाएगी ई की वैल्यू आपकी -del/del β ln z। तो याद रखे रहिए, ये हमें लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो होंगे वो करेक्ट करके आए होंगे, क्योंकि ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था और कई बार ग्रुप में डिस्कशन किया जा चुका था। ओके, इसके बाद जो नंबर 40 पे रख रहा हूँ मैं प्रॉब्लम, उसमें पूछा गया था कि जो पाथ होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल का क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में, याद रखे रहिए ये था क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस केस में थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 45 डिग्री, और इस केस में जो पाथ होगा वो साइक्लोइडल हो जाएगा, ये याद रखे रहिएगा। सी वाई, ये भी कोई ऑप्शन रहा होगा आई थिंक, जैसा स्टूडेंट डिस्कस कर रहे थे तो आई थिंक ये ऑप्शन रहा होगा जरूर पेपर में, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। 41 पे आते हैं। 41 पे ये भी पूछा गया कि द पॉइंटिंग थ्योरम इज द कंजर्वेशन ऑफ, पॉइंटिंग थ्योरम का शायद कंजर्वेशन पूछा गया था, पॉइंटिंग थ्योरम। तो याद रखिए जो पॉइंटिंग थ्योरम होता है वो कंजर्वेशन ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है। तो ये ऑप्शन आपको वहां पे दिखा होगा, तो आई होप कि आपने सही किया होगा। 42 में आते हैं। 42 में पूछा होगा कि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी पूछी थी शायद आयनोस्फेरिक प्लाज्मा में, तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आती है एफसी की वो आती है आपकी, याद रखिएगा 9√n। तो ये भी क्वेश्चन शायद हमें जहां तक याद है ये पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं 43 पे। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का डायमेंशन पूछा गया, तो किसके इक्वल होता है ये याद रखे रहिए। इसका जो आएगा E/H का वो आएगा रेजिस्टेंस का। तो ये तो ऑलरेडी कल का डिस्कस हो चुका है, तो आई थिंक ये सबने सही किया होगा। चलिए 44 पे चलते हैं। 44 प्रॉब्लम कुछ ऐसा था कि ये काफी अच्छा प्रॉब्लम पूछा गया था कि इसमें दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड E और मैग्नेटिक वेक्टर H, E एंड H इनसाइड कंडक्टर, और शायद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन दिए हुए थे। तो E और H इनसाइड द कंडक्टर, और ये दिया होता शायद रिमेन फेज, आउट ऑफ फेज, कुछ ऐसा दिया हुआ था। तो इसमें जो राइट ऑप्शन था मेरे अकॉर्डिंग वो था फेज डिपेंड ऑन कंडक्टिविटी ऑफ मीडियम, कुछ ऐसा भी स्टूडेंट बता रहे हैं कि ऑप्शन था, तो ये ऑप्शन राइट होगा, द फेज डिपेंड ऑन कंडक्टिविटी ऑफ मीडियम। ये जो भी ऑप्शन रहा होगा आई होप कि आपने सही किया होगा। इसके बाद चलते हैं, कुछ आगे चलते हैं, कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। 45 पे देखिए, शायद टोटल एनर्जी स्टोर्ड पूछा था, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन EM फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इसका जो राइट ऑप्शन था वो था 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ε0 E² प्लस B² अपॉन μ0 dV। ये शायद एक ऑप्शन आपको दिखा होगा, तो ये वाला आपका जो ऑप्शन था इसमें राइट ऑप्शन हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा था 46 में, अगर मैं बात करूं, ये पूछा था कि द हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी किसकी वजह से होती है ये याद रखे रहिएगा, ये कपलिंग कैपेसिटेंस की वजह से होती है। ये रिपीटेड क्वेश्चन था, कई बार कराया जा चुका है, ये कपलिंग कैपेसिटेंस की वजह से होती है। तो आई होप कि सबने सही किया होगा। 47 पे आते हैं, क्योंकि ये कपलिंग कैपेसिटेंस की वजह से था, ये क्वेश्चन रिपीटेड था। और आइए 47 पे, इसमें पूछा था, अगर हम लोग ध्यान देंगे तो मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट नॉर गेट रिक्वायर्ड टू डिजाइन 2 इनपुट नैंड गेट, कुछ ऐसा था। तो इसका 3 हो जाएगा, ये याद रखे रहिएगा, इतना हमें
रिक्वायरमेंट होती है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा था, इंडिकेट द फॉल्स स्टेटमेंट हमें बताना था। फॉल्स स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन दिए होंगे। तो इसमें ये था, एक ऑप्शन रहा होगा कि इट डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन डोपिंग कंसंट्रेशन, डोपिंग कंसंट्रेशन। तो इसमें क्या था कि अगर डोपिंग कंसंट्रेशन को डिक्रीज कराएंगे तो डिक्रीज होता, तो ये रॉन्ग है। इसको अगर हम इंक्रीज कराएंगे तब ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसका शायद आपने सही किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 पे आइए। 49 में कुछ ऐसा था, अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन था कि द कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इज यूज्ड एज लिस्ट स्टेज इन मल्टी स्टेज एम्पलीफायर सिस्टम बिकॉज, इसमें था, इसका ये होगा कि इसमें क्या होता है कि इनपुट इम्पिडेंस, एक ऑप्शन रहा होगा लो एंड आउटपुट इम्पिडेंस हाई, आउटपुट इम्पिडेंस हाई। आप समझते जाइएगा, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए क्योंकि अभी यहाँ पे आंसर इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आप ये सही करके आए होंगे, और जो भी आंसर आपको गलत लगेगा आप प्लीज़ बता दीजिएगा कि उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपने अकॉर्डिंग सही कर पाएँ, ठीक है। एक क्वेश्चन था 50 की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ एंटी सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 2, एंटी सिमेट्रिक टेंसर दिया हुआ था जिसका रैंक था 2 और डायमेंशन थी 4, तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा 2 to the power 4 मतलब 16 आंसर राइट था, और ग्रुप में तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, अगर बात किया जाए तो उसमें पूछा था, एक इंटीग्रेशन दिया हुआ था, आई थिंक गामा फंक्शन का यूज करके लगाना था वहाँ पे। ये इंटीग्रेशन कुछ ऐसा था, 0 to इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर ई टू पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर dx। तो इसका जो राइट ऑप्शन आया होगा वो सबका आया होगा 1/4 अल्फा अंडर रूट पाई बाई अल्फा। गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी लगा के इसको कैलकुलेट कर देना था। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया था, और वहाँ पे शायद गामा फंक्शन का कुछ वैल्यू भी दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वांटम शिफ्ट मैक्सिमम, क्वांटम शिफ्ट मैक्सिमम एट एन एंगल, मैक्सिमम एट एन एंगल। देखिए उसमें क्या होता है, लैम्डा सी जो होती है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी थी, 180 थी, तो उस केस में क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। और याद रखिए उस केस में आती है 0.048 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये याद रखे रहिएगा। ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये भी सही था। आगे बढ़ते हैं। 57 देखिए। 57 में पूछा था कि फिनोमिना ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म, फिनोमिना ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। कुछ स्टूडेंट को मैंने बोला था कि सुपर कंडक्टर पढ़ के जाइएगा, ये किस में आता है, सुपर इमेजिनरी इफेक्ट है, ये सुपर कंडक्टर में आता है। तो ये जिसने पढ़ के गया होगा ये जरूर मारा होगा आंसर वहाँ पे, काफ़ी इजी था। तो ये क्वेश्चन आई थिंक सबने लगाया होगा जो पढ़ के गया होगा, क्योंकि मैंने सजेस्ट किया था कि सुपर कंडक्टर आप जरूर पढ़ के जाइएगा। एक क्वेश्चन आया था जिसमें क्या हुआ था, जिसमें मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू निकालनी थी m इक्वल टू काई इंटू एस से। काई की वैल्यू शायद जैसा बता रहे स्टूडेंट वो दिया था 3.7 इंटू 10⁻³ मुझे नहीं पता है क्या दिया था, और h की वैल्यू थी 10⁻⁴। तो ये राउंड आ जाएगा आपका 37 एम्पियर पर मीटर। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको भी आप याद रखे रहिए। 59 पे आते हैं। एक था कि लैम्डा जो था वो सेम था किस केस में, प्रोटॉन और फोनॉन के केस में, प्रोटॉन एंड फोनॉन, ये था शायद। लैम्डा जो था सेम था प्रोटॉन और फोनॉन के केस में। अब पूछा था कि कौन सा क्वांटिटी जो होगा वो सेम रहेगा। तो याद रखिए इस केस में मोमेंटम जो होगा, मोमेंटम वो क्या होगा, सेम होगा। ये एक मोमेंटम आपको कहीं वहाँ पे ऑप्शन आई थिंक दिखा होगा, तो आप वहाँ पे सेम रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्यूरी-विस लॉ था, क्यूरी-विस लॉ, ये किसके लिए था, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आपने देखा होगा, एक्चुअली फेरोमैग्नेटिक देना चाहिए था, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आपने देखा होगा फेरो इलेक्ट्रिक। तो वहाँ पे आई थिंक इसको क्लेम भी कर सकते हैं आप, लेकिन फेरो इलेक्ट्रिक वहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे राइट लगाना था फेरो इलेक्ट्रिक। फेरो इलेक्ट्रिक के लिए क्या होगा, क्यूरी-विस लॉ होगा। आगे बढ़ते हैं, 61 पे आते हैं। 61 में देखिए क्या था, अगर देखा जाए तो उसमें बोला था कि नेगेटिव वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन इम्प्लाइज डेट। कुछ ऐसा क्वेश्चन, जैसा स्टूडेंट बता रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन कुछ इस तरह का क्वेश्चन शायद आया था
कि नेगेटिव वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन इंप्लाइज डेट, तो वहां पे एक ऑप्शन था मास ऑफ न्यूक्लियस स्मॉलर देन इट कंसिस्टेंस, ये कोई ऑप्शन रहा होगा, ठीक है, मास ऑफ न्यूक्लियस स्मॉलर देन इट्स कंस्टिट्यूट, तो ये एक ऑप्शन जो था वो क्या होगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई थिंक वो जो ऑप्शन रहा होगा, आप अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो ये ऑप्शन वहां पे जरूर आपको दिखा होगा, तो आप उसको इजीली टैकल आउट कर सकते थे, इजीली सॉल्व कर सकते थे। एक क्वेश्चन और देखिए, उसने पूछा था कि कोई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन था मास m का, वो एंटर कर रहा था किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में, ओके। एनर्जी डिफरेंस दिया था बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स व्हिच स्पिन अप पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, एनर्जी डिफरेंस अगर आप निकालिएगा तो वो हो जाएगा आपका EH कट अपॉन 4mc प्लस EH कट अपॉन EH कट B अपॉन 4m प्लस EH कट B अपॉन 4m, तो ये आया होगा आंसर आपका EH कट बाई 2m, यहाँ पे B लगा लीजिए। तो इस तरह का भी एक क्वेश्चन आपको दिखा होगा वहाँ पे। क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो स्टूडेंट है मैं उनके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर अभी भी मैं सही बताऊँ तो नहीं पता है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो सकते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करिएगा। 63 में आते हैं। 63 में क्वेश्चन पूछा था, जैसा स्टूडेंट बता रहे हैं कि कोई स्टर्न गार्लिक का पूछा था, किसी लेड के लिए पूछा था, पीवी एटम के लिए पूछा था, और वो स्टेट जो दी थी वो 3p नॉट स्टेट दी हुई थी, 3p0 स्टेट दी थी, किसी इन होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड से पास कर रहा था, द बीम विल गिव ऑन द स्क्रीन, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, ऐसा पूछा हुआ था। तो याद रखिएगा उसमें एक ऑप्शन रहा होगा टू ट्रेसेस इक्वली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम सेंटर, ये कोई ऑप्शन रहा होगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी दोनों की सेम हो जाएगी, ठीक है, h कट बाई 2 और माइनस h कट बाई 2 की देखा जाए तो ये इसका ऑप्शन जो होगा, जो भी ऑप्शन रहा होगा वो क्या होगा आपका राइट ऑप्शन होगा। तो इसको आई थिंक आपने सही किया होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट के चांसेस है सही होने के। एक क्वेश्चन और देखते हैं 64 में। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक बैंड मॉडल फॉर क्रिस्टल द डिसकंटिन्यूटी पूछा था E वर्सेस K का, तो ये याद रखिए K इक्वल टू n पाई बाई A पे होता है, तो ये कोई ऑप्शन वहां पे आपको दिखा होगा, तो आप उसको इजीली टेकल आउट कर लिए होंगे, आई थिंक सॉल्व भी कर लिए होंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार का कराया हुआ था, विडमैन फ्रेंच लॉ पूछा था कि विडमैन फ्रेंच लॉ का भी आई थिंक एक क्वेश्चन आया था कि रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी वाला टू द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फॉर ए मेटल इज गिवन, तो इसका आंसर था π²/3 kb/e का होल स्क्वायर इंटू टी, ये कई बार कराया जा चुका है, तो आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसको सही किया होगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन भी था। एक क्वेश्चन पे और डाउट है, मुझे नहीं पता कि क्लियर है कि नहीं है। थीटा की वैल्यू दी हुई थी 60 डिग्री शायद, और डी की वैल्यू पूछा था शायद ब्रैग डिफ्रेक्शन में, तो यहाँ पे लगाना था 2d साइन थीटा विल बी इक्वल टू n लैम्डा। ऑर्डर हमें नहीं पता, तो मैं n इक्वल टू 1 लेके चल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2d साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा। तो यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी 2d अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू लैम्डा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो d की वैल्यू आएगी लैम्डा बाई रूट 3। ऑर्डर आप चेक कर लीजिएगा क्या दिया हुआ था, तो जैसा क्वेश्चन आया उसके अकॉर्डिंग मैं आंसर ये दे रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 67 पे आइए, 67 पे आते हैं कि क्या क्वेश्चन दिया गया था, कैसे क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था ओमेगा की शायद वैल्यू दी हुई थी, ये रिपीटेड था या नहीं था आई डोंट नो, लेकिन कुछ ऐसा था कि ओमेगा की वैल्यू दी हुई थी ओमेगा इंटू जेड डायरेक्शन में, इसका डाइवर्जेंस पूछा था वेलोसिटी का, तो इसमें आंसर आया होगा 0, जैसा कि मैंने कैलकुलेट किया, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता, ये आप शायद आपको याद होगा तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं 68 पे आते हैं, उसमें पूछा था कि विच ऑफ द, ये पॉइजन ब्रैकेट का आई थिंक अगर देखा जाए तो कुछ पॉइजन ब्रैकेट का एक क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू कुछ दिया हुआ था, तो उसमें पॉइजन ब्रैकेट में अगर देखा जाए तो उसमें आया था, एक जान लीजिए प्रॉपर्टी, ये होता है AH प्लस डेल बाई डेल टी इज इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन के। तो यहाँ पे क्या था कि ये डिपेंडेंट ऑन टाइम अगर नहीं रहेगा तो ये 0 हो जाएगा और ये नॉट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन था कि देयर पॉइजन ब्रैकेट इज आल्सो ए कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन इफ एंड ओनली इफ दे आर नॉट एक्सप्लिसिट फॉर एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये याद रखे रहिए, इसका शायद थर्ड ऑप्शन था
तो उसके अकॉर्डिंग ये सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये सोल्यूशन जो था वो राइट था उसके अकॉर्डिंग। ओके, और बताता हूँ मैं एक क्वेश्चन और देखिए 69। कुछ ये भी की पोटेंशियल दिया हुआ था एनर्जी भी इक्वल टू माइनस के कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, कुछ इस तरह का दिया हुआ था। और इसके बाद क्या पूछा था, हैमिल्टोनियन शायद पूछा था आई थिंक। तो इसका हैमिल्टोनियन देख लीजिए, डिटेल सोल्यूशन बाद में देखिएगा। 1/2m पी आर स्क्वायर प्लस पी थीटा स्क्वायर बाई 2m प्लस पी फाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। पहला ही ऑप्शन शायद था तो वो सही हो जाएगा। 70 देखिए, कुछ लैग्रेंजियन पूछा था, कोई सिस्टम था वो शायद मूव कर रहा था जेड डायरेक्शन में, कोई फ्री फॉलिंग था शायद, फ्री फॉल था, ये शायद जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी निकाल लेनी थी, वो आता 1/2 mz डॉट स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेनी थी, वो आता mgz। तो यहाँ पे लैग्रेंजियन क्या होता है t माइनस बी, तो ये आ जाता है 1/2 mz डॉट स्क्वायर माइनस mgz। कुछ ऐसा ऑप्शन रहा होगा, आप एक बार चेक कर लेना। तो आई थिंक यही आंसर जो होगा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 71 पे देखिए आप। 71 पे क्या था, कुछ एक साई की वैल्यू दी हुई थी कुछ इस तरीके से, हमें एग्जैक्ट तो याद नहीं है लेकिन कुछ इस तरीके से दी हुई थी। साई इक्वल टू एन समेसन एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट 1/√3 टू द पावर n साई n, कुछ ऐसा दिया होता। तो इसको आपको नॉर्मलाइज करना पड़ता, तो कुछ इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं 1/√3 0 साई नॉट प्लस 1/√3 1 साई 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो साई स्टार साई क्या देता है 1 देता है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। 1 इज विल बी इक्वल टू समेसन 1/√3 2n मॉड साई n स्क्वायर। इसको n की वैल्यू को थोड़ा सा ओपन कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू 1/3 प्लस 1/9 प्लस डॉट 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 मॉड साई n का होल स्क्वायर। अब ये जीपी सीरीज हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 1/3 मॉड साई n स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा आपका 2/3, ये हो जाएगा 3/2 मॉड साई n स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1, या मॉड साई n स्क्वायर विल बी 2/3, या साई n विल बी इक्वल टू √2/3। साई n मीन्स n है, यहाँ पे याद रखे रहिएगा, n के वैल्यू पूछा था तो n के वैल्यू शायद √2/3 कोई ऑप्शन आपको वहाँ दिखा होगा तो आप उसको राइट कर सकते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। 72 में देखिए क्या था, कोई 2D हार्मोनिक ऑसिलेटर दिया हुआ था, 2D हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो 2D हार्मोनिक ऑसिलेटर में अगर हम En की बात करें कि En की वैल्यू कितनी आती है, तो ये हो जाएगी nx प्लस ny प्लस हाफ मतलब प्लस 1 h कट ओमेगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब हम n को मान रहे हैं nx प्लस ny। अब थोड़ा सा देखते हैं कि nx ny कैसे हम इसको देखेंगे। n इक्वल टू 1 के लिए देखिए क्या बनेगा कॉम्बिनेशन, ये बनेगा 0 1 1 0। n इक्वल टू 2 के लिए देखिए ये बनेगा आपका 2 0 0 1 1 1, सॉरी 1 0 0 1 1 1। तो यहाँ पे देख रहे जब n इक्वल टू 1 था तो ये n प्लस 1 दे रहा है, n इक्वल टू 2 था तो ये n प्लस 1 फिर दे रहा है। इसका मतलब ये है कि जो डीजनरेसी आएगी वो कितनी आएगी n प्लस 1। कुछ n प्लस 1 का ऑप्शन आपको दिखा होगा, ये इजी ट्रिक है सॉल्व करने का। तो यहाँ आपको इजीली आप क्या कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। तो n प्लस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपने आई थिंक सही लगाया होगा। अब एक क्वेश्चन पे और आते हैं, 73 पे आते हैं। उसमें क्या हुआ था कि कुछ TA इक्वल टू 8 TB दिया हुआ था और दो बॉडी थी A और B, और इसका रेडियस RA था, इसका रेडियस RB था, और RA बाई RB का रेशियो पूछा हुआ था। तो हमें पता है कैपिटल लॉ से T स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। तो यहाँ से क्या हो जाएगा TA अपॉन TB टू द पावर 2/3 विल बी इक्वल टू RA बाई RB। ठीक है, तो RA बाई RB की यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी सिंपली 8 TB अपॉन TB टू पावर 2/3 मतलब 4/1। तो 4 टाइम्स इसका क्या हो जाएगा, आई थिंक 4 जो था वो आपका आंसर था। तो कुछ ऐसा 4 ऑप्शन आपको वहाँ पे दिखा होगा। ओके, एक क्वेश्चन और देखिए 74 का। उसमें क्या था, दो बॉडीज थी इक्वल मास की, वो दोनों एक कोलाइड कर रही हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, इलास्टिकली में सारा चीज़ कंजर्व रहता है। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे था कि देयर वेलोसिटी, कोलिजन के बाद क्या होता है, वेलोसिटी म्यूचुअली इंटरचेंज हो जाती है। जब वेलोसिटी आर म्यूचुअली इंटरचेंज, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, डिटेल सोल्यूशन में सही राइटिंग दिया जाएगा आपको।
अभी आंसर देखते रहिए आप लोग। वेलोसिटी या म्यूचुअली इंटरचेंज आप क्या होगा यहाँ पे, राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको टिक कर लीजिएगा आप। आई होप कि आपने सही किया होगा। 75 पे देखिए क्या था, 75 पे देखिए क्या था, यहाँ पे एक कोई पर्सन था, कोई मूव कर रहा था वेइंग मशीन का, तो शायद उसका वेट जो था वो 70 kg था, कुछ इस तरीके का था, हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता। तो शायद अपवर्ड जा रहा था। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें तो उसका वेट mg क्या होगा, नीचे की तरफ लगेगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, ma ऊपर की तरफ लगेगा, और ये r रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। तो r माइनस ma विल बी इक्वल टू mg। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m a प्लस g, वैल्यू पुट कर दिए 17, a की वैल्यू शायद 6g दी हुई थी आई थिंक, हमें जहाँ तक याद है। तो 6g प्लस जी, ये 7g हो जाएगा, तो ये 490 न्यूटन कुछ आ जाएगा वेट, kg लिख लीजिए। और ये क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये कुछ इस तरह का एक ऑप्शन होगा 490 kg डाउनवर्ड, वो आपको आई थिंक आपने क्या किया होगा, सही किया होगा। तो इसका राइट आंसर यही है। 79 पे आते हैं। 79 में क्या था, देखिए ये सब सारे क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट दिए हुए हैं, तो हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन मैं सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई वायर था L, उसको स्ट्रेच कर दिया गया, ठीक है। कोई ऐसा क्वेश्चन था कि कोई एक वायर है, उसको स्ट्रेच कर दिए, L को शायद डबल कर दिए थे, 12 कर दिए थे, तो क्या होगा। तो इस केस में क्या होगा, याद रखिएगा, इस केस में स्ट्रेस जो होता है, जो कि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, इज इक्वल टू यंग मॉडुलस हो गया होगा। करके देख लीजिएगा आप, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो यंग मॉडुलस होता है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग मॉडुलस ऑफ वायर, कुछ ऐसा एक ऑप्शन आपको वहां पे दिखा होगा, तो आप उसको राइट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं 80 पे। एक क्वेश्चन आपको था कि हीलियम सफर जूल थॉम्सन एक्सपेंशन, हीलियम जो थी वो जूल थॉम्सन एक्सपेंशन हो रहा था। तो इस केस में, और शायद रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, तो इस केस में क्या आता है, तो इस केस में याद रखिए कि हीटिंग जो होगी, हीटिंग टेक प्लेस करेगी, हीटिंग विल बी टेक प्लेस, तो हीटिंग जो होगी वो टेक प्लेस करेगी। तो इस तरीके से भी एक क्वेश्चन था। आइए एक और, आई थिंक आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं, 81 एक और कर देते हैं। कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि जिसमें वॉल्यूम जो था वो 60 v डैश जो था वो 64 टाइम्स v हो जा रहा था, ओके। कुछ एडियाबैटिक एक्सपेंशन था, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इस केस में शायद टेम्परेचर पूछा था, तो ये v T⁻1/3 कांस्टेंट लगा दीजिए, तो जो टेम्परेचर हो जाएगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा, T डैश विल बी इक्वल टू 40। कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। तो आई होप कि गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी आंसर गलत होगा आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और जल्दी मिलते हैं। और भी जो क्वेश्चन होगा, जैसे मैंने अभी तक 81 क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दिया है, तो और भी जो क्वेश्चंस होंगे जिसको डाउट होगा उसका सोल्यूशन मैं जल्द रिलीज कर दूंगा, क्योंकि कल जियोफिजिक्स का है, तो कल मैं चाहता हूं कि कोई सोल्यूशन वीडियो ना डालूं, इसलिए आज मैंने अराउंड 81 क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दिया है। और जो छोटे मोटे क्वेश्चन होंगे या जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे वो मैंने स्टूडियो में दे देंगे। तो जो भी मेरे चैनल पर नया है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच।